Welcome back everyone. Now let's start with chemoosmotic hypothesis. chemoosmotic hypothesis है क्या बेसिकली? जो ये सब हमने चीज़ें पढ़ी कि एटीपी बन रही है क्लोरोप्लास्ट में, तो अब ये सब मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे बनने का, हम वो देखेंगे इसमें. लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. अब हम देखने जा रहे हैं कि एटीपी सिंथेसाइज कैसे होती है क्लोरोप्लास्ट में. तो कहाँ सिंथेसिस हो रहा है एटीपी का? क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट कहाँ था? हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था. लीफ के अंदर म्यूसोफिल सेल और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट. द कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बिन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म. क्या बताती है हमें? ये मैकेनिज्म बताती है कि कैसे हो रहा है. लाइक इन रेस्पिरेशन, इन फोटोसिंथेसिस टू, ATP synthesis is linked to the development of a proton gradient across a membrane. जैसे कि रेस्पिरेशन में होता है ATP का सिंथेसिस कैसे होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से. वैसे ही फोटोसिंथेसिस में भी ATP का सिंथेसिस होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट के वजह से. और वो ग्रेडियंट कहाँ पे बनता है? अक्रॉस अ मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो ग्रेडियंट डेवलप होता है जिसकी वजह से ATP का सिंथेसिस होता है. दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलेकॉइड. और इस टाइम ये किसकी मेम्ब्रेन है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन. तो ये लीफ, ये मीजोफिल सेल और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर है हमारा थाइलाकॉइड. तो कहाँ पे बनेगा वो? जो ग्रेडियंट बनेगा थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स पे. और ये जो थैलेकॉइड होता है कैसा होता है? हमारा डबल मेम्ब्रेनियस होता है. ठीक है. This time, these are the membranes of thylakoid. There is one difference though. Here the proton accumulation, it's towards the inside membrane, that is in the lumen. तो जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है. अंदर की मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ. जो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, एक क्वेश्चन छोड़ा था कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है प्रोटॉन्स में, H+ में, ये सब में टूट रहा है. तो वो सब कहाँ एक्यूमुलेट होंगे? इन द ल्यूमेन और आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ये क्वेश्चन पूछा गया था जब हमने छोड़ा था. मैंने कहा था आगे पढ़ेंगे उसका आंसर हमें मिलेगा. तो कहाँ पे हो रहा है? ल्यूमेन में. ठीक है. In respiration, the proton accumulate in the intermembrane space of the mitochondria. वहीं पे रेस्पिरेशन में कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है. माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है. ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जो इसके बीच का स्पेस होता है इसे बोलते हैं हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है. तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं रेस्पिरेशन में हमारे प्रोटॉन्स. व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव दो थ्रू ETS, जब हम अभी आगे जो रेस्पिरेशन है वहाँ पे हम इसे पढ़ने वाले होते हैं. ETS इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अब हम समझते हैं ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है ये रेस्पिरेशन वाली कंडीशन में, जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है. और फोटोसिंथेसिस में किसकी बात की जा रही है? थाइलाकॉइड की. ठीक है. अब हम देखते हैं ये ग्रेडियंट बनता कैसे है. We need to consider again the process that take place during the activation of electron. अब हम वापस से उसी सिनेरियो पे जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे? एक्टिवेशन होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टेप टू स्टेप, ताकि वहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाए. अब हम आगे देखने वाले हैं, पढ़ते हैं. Since splitting of water molecule take place on the inner side of the membrane. कहाँ पे हो रही थी वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ. देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक. द प्रोटॉन और द हाइड्रोजन आइन, प्रोटॉन बोल लो या हाइड्रोजन आइन बोल लो, आर प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. कहाँ से आ रहे हैं? वाटर की स्प्लिटिंग से ही आ रहे हैं. एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड. और थैलेकॉइड की ल्यूमेन, ये पूरी क्या है? हमारी ल्यूमेन. कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं? थैलेकॉइड की ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं. ठीक है. एज द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जैसे भी अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फोटो सिस्टम से, तो प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा? अक्रॉस द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. दिस हैपन. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो लोकेटेड है टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है. लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन एच कैरियर. अब वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना दे के किसको दे देता है? एच कैरियर को दे देता है. इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है प्रोटॉन का वो कहाँ रिमूव होता है? फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसलिए स्ट्रोमा से एक एच जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है.
देखो, ये जो है हमारी पूरी थैलेकोइड का दिया है इन्होंने सेक्शन। इसके बाहर क्या होगा, ये क्लोरोप्लास्ट होगा, ऐसे पूरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर है एक थैलेकोइड, और जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स था उसे क्या कहा गया था, स्ट्रोमा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं ये हमारा PS2 है, जो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसके इन हम बोलते हैं टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन साइड लोकेटेड है। ठीक है, तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, अब इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो कहाँ लोकेटेड, देखो आउटर साइड मेम्ब्रेन की तरफ लोकेटेड है। तो आउटर साइड लोकेटेड होने के वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास ना जाके हाइड्रोजन कैरियर के पास चल जाता है, जिसके वजह से स्ट्रोमा से एक H+ अंदर आ जाता है। और जब आगे अभी ये अपना कैरियर जो ये मॉलिक्यूल है, जब ये मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा तो वो H+ कहाँ रिलीज हो जाएगा, हमारे थैलेकोइड की ल्यूमेन में। ये इन्होंने इसमें समझाया हुआ है। आओ अब इसको रीड करते हैं। देखो दोबारा पढ़ते हैं। देखो, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, कहाँ से मूव होगा, फोटो सिस्टम से। लाइट आई एक्साइट हुआ, अब फोटो सिस्टम से वो चलेगा। तो प्रोटॉन जो है ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस मेम्ब्रेन, और जो प्रोटॉन है वो आ जाएगा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, अंदर आ जाएगा। अब ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ लोकेटेड है, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के आउटर साइड की तरफ, जिसकी वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना दे के कहाँ चल जाता है, H कैरियर के पास। और इसी की वजह से दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, और इसी की वजह से एक प्रोटॉन स्ट्रोमा से रिमूव हो जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और जब ये मॉलिक्यूल पास कर देगा, पास ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन पास कर देगा किसको, इलेक्ट्रॉन कैरियर को। और जो कहाँ है इलेक्ट्रॉन कैरियर, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के इनर साइड की तरफ। तब ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा कहाँ पे, इनर साइड और द ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो अब वो प्रोटॉन कहाँ आ जाएगा, फिर ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो कहाँ लोकेटेड था, ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन स्ट्रोमा की साइड है, मतलब किधर, आउटर की तरफ, आउटर की बात की जा रही है, आउटर की तरफ। अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर्स, के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन आए हैं एक्सेप्टर के साथ, और PS1 और प्रोटॉन्स जो भी ज़रूरी हैं रिडक्शन करने के लिए NAD+ का, NADPH और H+ बनाने के लिए। ये प्रोटॉन कहाँ से रिमूव हो रहे हैं, फ्रॉम द स्ट्रोमा। दीज प्रोटॉन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा, कहाँ से रिमूव किए जा रहे हैं, स्ट्रोमा। तो हमें इससे पता चल रहा है कि स्ट्रोमा में क्या है, H+ की वहाँ पे कमी है। तो लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, H+ की स्ट्रोमा में, और ल्यूमेन में क्या है, हायर कंसंट्रेशन है H+ की। तो एक ग्रेडियंट बन रहा है ना, तो वही। हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा, जो प्रोटॉन स्ट्रोमा में है डिक्रीज इन नंबर, घटते जा रहे हैं। वहीं पे ल्यूमेन में क्या होता जा रहा है, उनका एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है थैलेकोइड मेम्ब्रेन के एक्रॉस। और जिसकी वजह से जब H+ एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका pH भी डिक्रीज हो रहा है ल्यूमेन का। ठीक है, अब हम इतना इंटरेस्टेड क्यों है प्रोटॉन ग्रेडियंट में, हम पढ़ के आए कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ही है जिसके वजह से ATP सिंथेसाइज होती है। तो इसलिए हम इंटरेस्टेड हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट में ही, क्योंकि हमें वो ग्रेडियंट चाहिए क्रॉस मेम्ब्रेन। जब तक ग्रेडियंट नहीं मिलेगा तो आगे काम नहीं चलेगा हमारा। तो अभी आगे पढ़ते हैं। Why are we so interested in the proton gradient? This gradient is important. ये important है क्योंकि जब इसका breakdown होगा तभी क्या बनेगी, ATP का synthesis. This gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane channel. अब ये कह रहे हैं gradient कैसे टूटता है, किसकी वजह से टूटता है, जब प्रोटॉन का मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ जाएंगे, स्ट्रोमा, और वो किसके थ्रू, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है एक CF0 ATP सिंथेटेज। देखो डायग्राम में देखते हैं, ये स्ट्रोमा था, ये हमारा पूरा बाहर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, ये स्ट्रोमा, या लो H+, अंदर ज़्यादा H+, हाई ल्यूमेन, pH ज़्यादा, इसका ग्रेडियंट हो गया। अब क्या इसकी मूवमेंट होता है, अब ये ग्रेडियंट तोड़ना है हमें, तभी ATP बनेगी। तो ये ल्यूमेन से H+ कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रोमा की तरफ ही जा रहे हैं, किसके थ्रू होते हुए जा रहे हैं, ये जो हमने पढ़ा अभी CF0 ATP सिंथेटेज
ये जो है इसके थ्रू होते हुए जाते हैं ये स्ट्रोमा में। इसके दो पार्ट होते हैं, एक F0 एक F1। तो अब द ATP सिंथेटेज एंजाइम कंसिस्ट टू पार्ट्स, वन कॉल्ड CF0 जो कहाँ था, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड था वहीं, और क्या बना रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रहा है जो लेके जाएगा प्रोटॉन को बाहर थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हम लिख सकते हैं जो ATP सिंथेटेज एंजाइम है हमारा, सिंथेटेज एंजाइम क्या होगा, वहाँ से प्रोटॉन मूव करेंगे। इसके दो पार्ट हैं, CF0 और CF1। और ये जो इसका करते हैं मूवमेंट होता है, कैसे होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जो दूसरा पोर्शन होता है जिसे कहते हैं CF1, वो कहाँ है, आउटर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा। तो F0 कहाँ हुआ, इनर साइड, और F1 कहाँ हुआ, आउटर साइड। किसकी मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स। The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the CF1। जब ये gradient breakdown होता है जिसके वजह से जो CF1 का स्ट्रक्चर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, चेंज। किसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम सिंथेसाइज करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेगा। देखो और दोबारा डायग्राम में समझ के आते हैं। अब ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है ये भी, उसका स्ट्रोमा, ये मैट्रिक्स, इसके अंदर ये है हमारा थाइलाकॉइड। स्ट्रोमा में लो PS सेकेंड है जो इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की तरफ है। देखो ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन शो कर रखी है, यहाँ पे PS1, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन मूव करे, इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, लेकिन अपना वो इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना दे के H+ कैरियर को दे देता है, जिसकी वजह से स्ट्रोमा से एक H+ क्या हो जाता, एक रिमूव हो जाता है। और जब ये मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे देगा तो वो H+ कहाँ रिलीज हो जाएगा, हमारे स्ट्रोमा में रिलीज, हमारे ल्यूमेन में रिलीज हो जाएगा जब उसको दे देगा। फिर आगे PS1 के पास जाएगा, PS1 के पास जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, NADPH एंजाइम के पास जाएगा, NADP रिडक्टेज के बाद, और क्या बन जाएगा, NADPH और H+ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एंजाइम इसने वहाँ पे इसका फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके लिए भी प्रोटॉन चाहिए था, इसके लिए जो चाहिए था वो सब कहाँ से जा रहे हैं, स्ट्रोमा से जा रहे थे, तो और अंदर एक्यूमुलेट हो रहे थे। तो हमने देखा स्ट्रोमा में क्या है, लो H+ है और वहीं पे ये हाई है, तो क्या बना, एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बना। ये ग्रेडियंट ज़रूरी है क्योंकि जब इसका ब्रेकडाउन होगा तभी ATP सिंथेसिस होगी। अब ये ग्रेडियंट हमें ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होगा, फिर से H+ ल्यूमेन से कहाँ जाएंगे, स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे। स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे, थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के होते थ्रू जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं ATP सिंथेटेज एंजाइम जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कैसा डिफ्यूजन होता है H+ आइंस का या प्रोटॉन्स का, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन करते हुए वो बाहर जाएंगे। अब ये जो ATP सिंथेटेज एंजाइम, इसके दो पार्ट हैं, CF0 और CF1। ये वाला F0 कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है थैलेकॉइड की, और F1 क्या है, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ एम्बेडेड है। अब जब ये H+ यहाँ से मूव करेंगे तो कुछ चेंजेस आते हैं, कन्फिग्रेशन चेंजेस आते हैं, किसमें, CF1 में। जो ये चेंज आया, यही चेंज रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से क्या बनती है, ATP सिंथेसाइज होती है। तो इसलिए हमें ग्रेडियंट चाहिए था, ताकि जब ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा तो ATP सिंथेटेज एंजाइम जो है उसका ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, उसका जो आगे का पार्ट है, CF1 पार्ट है, उस पोर्शन में कुछ चेंजेस आएंगे उसके कॉन्फ़िगरेशन में, जिसकी वजह से क्या होगी, ATP सिंथेसाइज हो जाएगी। तो ये है पूरी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमारी। अब हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ ग्रेडियंट का, जिसकी वजह से क्या बन गई, हमारी ATP बन गई। अब जो कीमोऑस्मोसिस के पास क्या क्या लगा, हमें मेम्ब्रेन लगी, प्रोटॉन पंप लगा,
जिसकी वजह से प्रोटॉन पंप क्या, स्ट्रोमा, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन, ये सब यहाँ से प्रोटॉन आए, इसे बोला प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम चाहिए था। अब एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थैलेकॉइड ल्यूमेन। इन सब के लिए लगी। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ग्रेडियंट बनाने के लिए हाई कंसंट्रेशन के ल्यूमेन की। तो एटीपी सिंथेटेज हैज अ चैनल दैट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब जो एटीपी सिंथेटेज है चैनल था, उसने क्या करा, डिफ्यूजन क्या रहा है, किसका डिफ्यूजन, प्रोटॉन बैक का, ताकि वो मेम्ब्रेन से दोबारा कर सकें। इससे क्या हुई, रिलीज होती है इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट एटीपी सिंथेटेज एंजाइम दैट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। वही जिसकी वजह से क्या होती है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब अलॉन्ग विद एन के साथ जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटीपी भी इमीडिएटली यूज हो जाती है बायोसिंथेटिक रिएक्शन। बायोसिंथेटिक रिएक्शन मतलब डार्क रिएक्शन, जहाँ पे क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट बन रहा था, ग्लूकोज, टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। कहाँ होती है डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा में होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड द सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डार्क रिएक्शन, CO2 के फिक्सेशन के लिए और शुगर का सिंथेसिस के लिए। इसकी एक सिंपल सी मैंने ट्रिक बनाई थी कि LGDS, LG मीन्स लाइट रिएक्शन, कहाँ पे हो रही है लाइट रिएक्शन, इन ग्रेना, ठीक है। DS है डार्क रिएक्शन और कहाँ हो रही है, हमारे स्ट्रोमा में। तो ये लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। अब ATP और NADPH का यूज़ कहाँ होता है। We learn that the product of light reaction are ATP and NADPH and O2। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं क्या है, ATP, NADPH और O2, ये क्या है, हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। और दीज O2 तो डिफ्यूज़ हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाती है और एटमॉस्फेयर में आ जाती है। वहीं पे ATP और NADPH कहाँ यूज़ हो जाते हैं, हमें खाना बनाने में, मोर एक्यूरेटली कह सकते हैं शुगर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि ये प्रोसेस डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि ATP और NADPH। बिसाइड CO2 एंड H2O को छोड़ के, यू मे वंडर हाउ दिस वुड बी वेरीफाइड, कैसे वेरीफाई हुआ। इट इज़ सिंपल, इमीडिएटली आफ्टर द लाइट बिकम अनअवेलेबल। यही मैंने आपको समझाया था पहले वीडियो में। अगर लाइट अनअवेलेबल हो जाए, क्लाउडी वेदर है, लेकिन उसके पास ATP और NADPH हैं, तो वो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू करेगी जब तक वो उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जैसे ही वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, ATP और NADPH, तो डार्क रिएक्शन हमारी रुक जाएगी, बायोसिंथेटिक फेज रुक जाएगी। तो वही उसने कहा है, इट इज़ सिंपल, इमीडिएटली आफ्टर द लाइट become unavailable, the biosynthetic process continue for some time and then stops. If then the light is made available, the synthesis starts again. So can we hence say that calling the biosynthetic phase as a dark reaction is a misnomer? एक misnomer की तरह है, एक भ्रम की तरह है कि डार्क रिएक्शन बोलना। मतलब क्या सोचते हैं आप, हमने रीज़न पढ़ ही लिया है कि एग्जैक्ट डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं कहा गया कि अंधेरे में होती है, हमें पता है इसे डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है। Let us now see how ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase। अब हम ये देखते हैं कि ATP और NADPH का यूज़ कहाँ कैसे होता है बायोसिंथेटिक फेज में। We saw earlier, हमने पहले देखा है, CO2 combined with H2O to produce कार्बोहाइड्रेट या शुगर। तो CO2 वाटर के साथ कंबाइन होती है और क्या देती है, हमें शुगर देती है। इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड। अब साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्ट की बात थी, उनको क्यूरियोसिटी हुई, जानना था कि ये रिएक्शन आखिरकार होती कैसे है। और रेदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द CO2 इज टेकन इनटू अ रिएक्शन और फिक्स, या फिर पहला प्रोडक्ट आखिर होता क्या है जब CO2 रिएक्शन में फिक्स होती है, यूज़ होती है। तो ये उनका इंटरेस्ट था साइंटिस्ट का, जिसकी वजह से आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ये डिस्कवरीज हुई। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज, द वर्क ऑफ मेल्विन केल्विन इज एग्जाम्पलरी। कौन से साइंटिस्ट आए, किसने काम करा, मेल्विन केल्विन। The work of Melvin Kelvin is exemplary. The use of radioactive carbon 14, कौन सा रेडियोएक्टिव यूज़ करा, कार्बन 14, by him in algal photosynthesis। क्या देखने के लिए, एल्गी का फोटोसिंथेसिस देखने के लिए। स्टडी लेड टू द डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। कि जो पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है।
मतलब जब CO2 रिएक्शन में आती है और जो प्रोडक्ट बनाती है वो 3 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक एसिड बनाती है। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। इन्होंने पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे जानने में भी हेल्प करी, मतलब हेल्प क्या, कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने उस पर काम किया। हैंस इट इज़ वॉज कॉल्ड केल्विन साइकिल, इसलिए उन्हीं के नाम के बाद उस साइकिल का नाम रखा गया केल्विन साइकिल। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड was the 3-phosphoglyceric acid और इन शॉर्ट PGA। तो जो बना, जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना था, क्या था वो? 3-phosphoglyceric acid, जिसे क्या कहा जाता है? PGA। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। नाउ साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राइड टू नो वेयर ऑल द प्लांट्स हैव PGA एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। फिर उनको ये भी क्यूरियोसिटी थी कि सारे पेड़ों में यही बनता है पहला प्रोडक्ट, या कुछ और भी बनता है, तो और whether any other product was formed in the plant. Experiment conducted over a wide range of plant led to the discovery of another group of plants। फिर इसी क्वेश्चन को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, जिससे क्या हुआ? दूसरा ग्रुप ऑफ प्लांट हमें मिला। क्या? जहाँ पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो था CO2 फिक्सेशन के बाद, वो एक ऑर्गेनिक एसिड तो था, लेकिन इस टाइम वो क्या था? 4 कार्बन एटम्स इन इट। तो क्या था? 4 कार्बन वाला हमें मिल रहा था फर्स्ट product after CO2 fixation। तो this acid was identified to be oxaloacetic acid और OOA। तो क्या मिला यहाँ पे हमें? oxaloacetic acid मिला फर्स्ट प्रोडक्ट। Since then CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types। तब से क्या कहा गया है कि जो CO2 का एसिमिलेशन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, एसिमिलेशन, और जिसकी वजह से वो 2 मेन टाइप्स के होते हैं। दो प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का मिले उनको कहा गया C3 पाथवे, और जिसमें 4 कार्बन का मिले उनको कहा गया C4 पाथवे। तो ये 2 ग्रुप ऑफ प्लांट आए जो दिखाते हैं एक दूसरे से अपने करेक्टरिस्टिक्स।